साल था 1799। जगह थी मैसूर। सुल्तान टीपू और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में चौथा युद्ध चल रहा था। अंग्रेज किसी भी तरह से ये जंग जीतना चाहते थे, इसीलिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन जनरल बेयर्ड ने प्लान किया कि वो रात में युद्ध अभ्यास करेंगे। सैनिकों ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया, लेकिन इसी बीच एक गलती हो गई। अंधेरे में अभ्यास करते समय सैनिकों को पता ही नहीं चला कि वो दुश्मन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और कभी भी दुश्मन की तोपों का शिकार हो सकते हैं। इसी टाइम पर जनरल बेयर्ड के एक जवान ने आसमान के सितारों में कुछ गड़बड़ देखी। उसे कुछ अजीब लगा। जल्दी ही उसे समझ आ गया कि अगर इस एक्सरसाइज को रोका नहीं गया तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जल्दी ही जनरल बेयर्ड को आगाह किया गया और बेयर्ड की टुकड़ी दुश्मनों की तोपों का शिकार होने से बच गई। आगे आपको पता है कि सुल्तान टीपू चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध को हार गया था। जिस जवान ने अपनी टुकड़ी को बचाया था, वो जवान सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। उसके टैलेंट ने ही हमारे देश को मॉडर्न मैप दिया। कोई जीपीएस सैटेलाइट या कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किए बिना 200 साल पहले बनाया उनका नक्शा इतना सटीक है कि आज भी हम उसी नक्शे को इस्तेमाल करते हैं। अगर ये जवान नहीं होता तो शायद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नहीं पता चलती, ना ही ये पता चलता कि भारत का असल में एरिया कितना है। सबसे बड़ी बात है कि ये सारा काम उन्होंने एक आंख से किया। ये वो शख्स थे जिनकी फोटो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में बनी हुई है। इनका नाम है विलियम लैम्पटन। इस मुश्किल काम को कैसे अंजाम तक पहुंचाया विलियम लैम्पटन ने, आज हम यही कहानी जानने वाले हैं। कौन सी वो टेक्नोलॉजी थी जो इस्तेमाल हुई थी इस काम को अंजाम देने में, क्या दिक्कतें आई थी इस काम को करने में, ये सब जानेंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपनी फिटनेस को इंश्योर करने के लिए और स्टाइलिश लगने के लिए आप ये वॉच ट्राई कर सकते हो। शॉप नाउ पर लिंक है, क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मौजूद है वर्ल्ड फेमस बृहदेश्वर मंदिर। करीब 1100 साल पुराने इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं और दीवार पर बने कई चित्र हैं। कारीगरी के इस बेमिसाल नमूने में एक भित्ति चित्र ऐसा भी है जो बेहद अजीब है। एक हिंदू मंदिर में एक यूरोपियन आदमी का भित्ति चित्र बना हुआ है। उसके सिर पर हैट है और उसने कोट पहना हुआ है। यही शख्स विलियम लैम्पटन है। 19वीं सदी की बिल्कुल शुरुआत में जब लैम्पटन भारत का मैप बना रहे थे, तब एक दिन वो बृहदेश्वर मंदिर के गोपुरम पर चढ़ गए, लेकिन वो अपने साथ एक सैकड़ों किलो भारी इंस्ट्रूमेंट भी लेकर गए थे। अब जब वो सर्वे कर रहे थे तो उसी दौरान गलती से वो इंस्ट्रूमेंट फिसलकर गोपुरम के बगल वाली दीवार पर गिर गया। इससे एक भित्ति चित्र उसमें से खराब हो गया। विलियम लैम्पटन को लगा कि लोग देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हो सकती है। इसीलिए उन्होंने कुछ ही दिनों में उस चित्र को रीस्टोर कर दिया। इसी टाइम पर उन्हें खुराफात सूझी और चित्र में अपना चेहरा बना दिया, और इसी वजह से आज भी आपको उनका ये चेहरा इस मंदिर में दिखाई दे जाएगा। अब लेकिन दोस्तों सवाल है कि ये मशीन थी क्या, और आखिर वो मंदिर के गोपुरम पर चढ़ क्यों गए थे। विलियम लैम्पटन एक सर्वे कर रहे थे। इस सर्वे के जरिए वो हिंदुस्तान का नक्शा खींच रहे थे। ऐसा नहीं है कि भारत में इससे पहले कोई मैप बना ही नहीं था। इंडिया में मैप की काफ़ी पुरानी और रिच हिस्ट्री रही है, लेकिन किसी भी मैप में उतनी एक्यूरेसी नहीं थी। यही वजह है कि जनरल हेयर्ड वाली गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। इसीलिए अंग्रेज एक ऐसा मैप चाहते थे जो कि भारत को समझने के लिए आसान हो, और इसके लिए ज़रूरी था कि ज़मीन को नापा जाए और उसका मैप तैयार किया जाए, यानी कि सर्वे किया जाए। ब्रिटेन में इस तरह का सर्वे काफ़ी पहले हो चुका था, लेकिन भारत जितना बड़ा देश, जिसमें कई सारे ब्रिटेन एक साथ समा जाएं, और कई रियासतों में बटा हुआ देश जिसमें कदम कदम पर अलग अलग राजा और नवाब बैठे हुए थे, वहाँ भारत का नक्शा बनाना आसान काम नहीं था। हालांकि भारत की पूरी जानकारी के लिए अंग्रेज़ों को ये करना था, खास तौर पर इसलिए कि जब प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर जनरल बने तो उन्हें सही से टैक्स कलेक्ट करने की सोची, लेकिन उनके पास सटीक मैप ही नहीं थे, और इसके लिए उन्होंने 1767 में भारत में टोपोग्राफिक सर्वे की शुरुआत की। लेकिन बंगाल में सर्वे कामयाब नहीं हुआ। इसी बीच जब 1799 में विलियम लैम्पटन का किस्सा सुना गया तो उन्हें इस काम के लिए चुन लिया गया। विलियम लैम्पटन को बचपन से ही एस्ट्रोनॉमी का शौक था। इसी के चलते एक बार जब वो सूर्य ग्रहण देख रहे थे तब उनकी एक आंख खराब हो गई थी, क्योंकि उन्होंने उस वक्त सूर्य ग्रहण को देखने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट नहीं पहने थे। फिर जब वो बड़े हुए तो उन्होंने एक सर्वेयर के तौर पर काम शुरू किया।
पहले वो कुछ सालों तक अमेरिका में रहे और उसके बाद 1796 में वो भारत आए, जहां उन्होंने कई मिलिट्री एक्सपीडिशन में भाग लिया। एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में दिलचस्पी रखने वाले लैम्पटन को सर्वे में बहुत अच्छी जानकारी थी और अच्छा खासा अनुभव था, इसीलिए उन्हें सर्वे की जिम्मेदारी दी गई। अब जब इंडिया में सर्वे शुरू हुआ तो अंग्रेजों का बहुत सीधा हिसाब था कि जितनी जमीन का अंदाजा होगा उसी हिसाब से टैक्स कलेक्ट करेंगे, बाउंड्रीज को भी सिक्योर करेंगे। लेकिन वही लैम्पटन का उद्देश्य दूसरा था। दरअसल 19वीं सदी में साइंटिस्ट ये तो जानते थे कि धरती गोल है, लेकिन जब यूरोप में सर्वे शुरू किया गया तो पता चला कि धरती पूरी तरह से गोल भी नहीं है। धरती असल में अपने दोनों सिरों पर चिपटी हुई है, यानी कि बीच में थोड़ी सी चौड़ी है। मतलब अर्थ एक फुटबॉल जैसे नहीं है, बल्कि एक अंगूर या तरबूज की तरह है। साइंटिस्ट के सामने एक बड़ी दिक्कत यह पता करने में थी कि यह कर्व है कैसा, मतलब कितने डिग्री का कर्व है। यह पता करना उस दौर में इम्पॉसिबल के आसपास था, क्योंकि आज जैसी जीपीएस टेक्नोलॉजी या गूगल मैप उस दौर में नहीं थे। ऐसे में लैम्पटन को जब सर्वे के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि वो धरती के कर्वेचर की जानकारी भी ले लेंगे। अब इस काम के लिए साल 1800 में उन्होंने सर्वे करने की सोची, लेकिन इस सर्वे के लिए थियोडोलाइट नाम की मशीन का यूज करना था, जो कि उस दौर में अवेलेबल नहीं थी। यह मशीन तब पूरी दुनिया में गिनती की होती थी और फिर इस काम में 2 साल की देरी हो गई। साल 1802 में जब थियोडोलाइट मिली तब कहीं जाकर काम शुरू हुआ, जिसे कहा गया द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे। अब जब सर्वे हुआ तो सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि ऊबड़ खाबड़ जमीन और रियासतों के राजाओं को मनाना था। कागज पर नक्शा बनाना दोस्तों आसान होता है, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल होनी थी एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ट्रायंगुलेशन मेथड, क्योंकि इंडिया जैसे सब कॉन्टिनेंट को ऐसे आसानी से नहीं नापा जा सकता था। अब ट्रायंगुलेशन मेथड आपने स्कूल में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी है या उससे जुड़ा हुआ कुछ भी आप जानते हैं तो ये टेक्नोलॉजी उसी से जुड़ी हुई है। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसकी एक लाइन जमीन पर है, इसे आप थोड़ी देर के लिए बेस लाइन मान लो। बाकी की जो 2 लाइंस हैं जो एक पहाड़ की चोटी पर जाकर मिलती है, इस तरह से पहले जमीन पर लाइन की लंबाई को नापा जाएगा। अब ये तो इजी काम है। इसके बाद आपको पहाड़ से जुड़ने वाली दोनों लाइन से बनता हुआ एंगल अगर पता चल जाए तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाकर आप पहाड़ से दूरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इस मेथड का बेसिक है। बाकी सर्वे करने वाले एस्ट्रोनॉमर इसके बारे में और भी डिटेल्स देखते हैं। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके मैप बनाने का ये काम पूरा किया गया। लेकिन सवाल है कि यह काम शुरू कैसे हुआ। 8 अप्रैल 1802 के दिन आज के चेन्नई के बीच पर एक सीधी लाइन खींचकर विलियम लैंगबॉटम ने द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे की शुरुआत की। यह पहली बेस लाइन थी जिसे 100 फीट लंबी चेन से बनाया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह चेन खास थी, जिसमें हर टुकड़े की लंबाई सेम थी, जिसे आप बाद में कैलकुलेट करके कैलकुलेशन कर सकते थे डिस्टेंस का। लेकिन इस काम में भी एक पेच था। पेच ये था कि चेन एक सीध में बक्सों के अंदर बंद रखी जाती थी और एक ट्राइपॉड की हेल्प से इसे जमीन के ऊपर खड़ा किया जाता था। अब यह काम बहुत मुश्किल था। गर्मियों के दिनों में तो और भी खास ध्यान देना पड़ता था। इन बक्सों में थर्मामीटर लगाया जाता था ताकि टेम्परेचर चेक कर सके, क्योंकि मेटल चेन गर्मियों में फैल जाती थी, सर्दियों में सिकुड़ जाती थी। वैसे तो ये 1 से 2 इंच का फर्क होता था, लेकिन अगर आप एंगल के हिसाब से देखो तो ये बहुत बड़ा फर्क ला सकता था डिस्टेंस में, और यही फर्क आगे चलकर बहुत बड़ी गड़बड़ी कर देता। यही वजह है कि सिर्फ 12 किलोमीटर लंबी लाइन बनाने के लिए टोटल 57 दिन लगे थे, यानी लगभग 2 महीने। फिर पहले फेज में मद्रास से कडलूर पोर्ट तक का सर्वे किया गया। यह सर्वे 1804 तक चला। फिर लैंगबॉटम बैंगलोर गए और इसी तरह केरल और दक्षिण के कई इलाकों को ट्रायंगल्स में बांटते हुए 1809 तक साउथ इंडिया के बहुत बड़े हिस्से को उन्होंने कवर कर लिया। यह काम बहुत मुश्किल था, इतना कि इस काम में 16 साल लगे। 700 इंडियंस ने इसमें हिस्सा लिया और 1000 लोगों ने इसकी दूरी नापी। इस दौरान जो बेस लाइन बिछाई गई और 50 से 80 किलोमीटर तक वो होती थी। आप सोच कर देखिए, उस दौर में 80 किलोमीटर के रास्ते में क्या क्या नहीं आया होगा। कभी जंगल, कभी पहाड़, कभी नदी। यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर जाने से बीमारियों का खतरा भी होता था। आखिर में साल 1823 में एक बीमारी की वजह से ही इस काम को शुरू करने वाले विलियम लैंगबॉटम की भी मृत्यु हो गई। लैंगबॉटम के बाद ये जिम्मा संभाला जॉर्ज एवरेस्ट ने, वही एवरेस्ट जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा। अगर ये सर्वे नहीं हुआ होता तो माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा जैसी चोटियों की ऊंचाई पता नहीं चलती। हालांकि ये काम एवरेस्ट ने नहीं किया था, लेकिन उनके योगदान के कारण माउंट एवरेस्ट को एवरेस्ट का नाम मिला। साल 1830 में एवरेस्ट को सर्वेयर जनरल बनाया गया और इसके 13 साल बाद एवरेस्ट वो काम करने में कामयाब हुए जिसका सपना लैंगबॉटम ने देखा था। उन्होंने भारत से होकर गुजरने वाले लॉन्गिट्यूड का आर्क कैलकुलेट किया।
भारत में इस सर्वे से एवरेस्ट ने पता लगाया कि लॉन्गिट्यूड कितना ज्यादा मुड़ा हुआ है, यानी कि असल में धरती का बल्ज कितना है। इस महान काम को उस समय द ग्रेट आर्क ऑफ मेरिडियन का नाम दिया गया। एवरेस्ट के बाद 2 लोग और सर्वेयर जनरल बने और आखिर में आते आते 1871 में ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे का काम पूरा किया जा सका। इस सर्वे के जरिए पूरे भारत को कई छोटे छोटे ट्रायंगल्स में बांटकर नापा गया। कमाल की बात यह है कि ये सर्वे इतना एक्यूरेट था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अगर आप कंपेयर करो तो 0.002% का एरर मिलता है। आज भी जो मैप हम यूज करते हैं उसकी बनावट की आधारशिला इन्हीं विलियम लैंगबॉटम ने रखी थी। तो दोस्तों ये थी कहानी 200 साल पहले बने एक मैप की जिसे लीड किया था विलियम लैंगबॉटम ने। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।